हेलो स्टूडेंट। जैसा कि हम जानते हैं कि पार्टनरशिप बिजनेस थ्रू द एग्रीमेंट क्रिएट होता है, लेकिन उस एग्रीमेंट में अगर किसी भी तरह की चेंजेस आती हैं तो उस कंडीशन में पहले से एग्जिस्ट एग्रीमेंट की समाप्ति हो जाती है और उन चेंजेस के साथ नया एग्रीमेंट एप्लीकेबल होता है। तो क्योंकि उस नए एग्रीमेंट के कारण जो पार्टनर के बीच में पार्टनरशिप रिलेटेड जो रिलेशनशिप है वो क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर पार्टनरशिप फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, दैट मीन पुनर्निर्माण होता है। अब वो टोटल 5 कंडीशन है जिसमें पार्टनरशिप फॉर्म रिकॉन्स्टिट्यूशन क्रिएशन में आती है, जिसमें फर्स्ट वन है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सेकेंड वन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, डेथ ऑफ द पार्टनर एंड अमलगमेशन ऑफ टू पार्टनर। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो आज हम अपनी इस वीडियो में जिस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, दैट मीन कि अगर दो पार्टनर के बीच दो पार्टनर हैं और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल रही है कि अगर वो पहले 2:1 लेते थे, अब वो फ्यूचर में डिसाइड करते हैं कि 1:1 लेंगे। एडमिशन ऑफ पार्टनर, दैट मीन को न्यू पार्टनर बिजनेस में एडमिट करना चाहते हैं। थर्ड कंडीशन है कि अगर पहले से जो एग्जिस्ट पार्टनर है बिजनेस को छोड़कर जाना चाहता है या किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है। और लास्ट कंडीशन है कि दो पार्टनरशिप फर्म मिलकर किसी एक तीसरी फर्म में मर्ज हो जाती हैं, दैट मीन उनका ज्वाइंटली एक नई फर्म क्रिएट कर लेते हैं, दैट इज पार्ट ऑफ अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन के केसेस में कुछ एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड रहती हैं, दैट मीन उस कंडीशन में एग्जिस्टिंग पार्टनर की सैक्रिफाइस रेशियो या गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। गुडविल की कैलकुलेशन या गुडविल की ट्रीटमेंट आपको देखनी पड़ेगी। थर्ड वन, जो पिछले रिजर्व्स और प्रॉफिट्स हैं उनको सेटल करने की जरूरत पड़ती है। और एसेट्स और लाइबिलिटीज को प्रेजेंट वैल्यूज पर, दैट मीन रीवैल्यूड कर नई प्रेजेंट वैल्यू पर प्रेजेंट करने की भी जरूरत पड़ती है। और अगर किसी तरह से कैपिटल एडजस्टमेंट की जरूरत है तो वो करने की जरूरत भी पड़ सकती है। तो इन सब की जरूरत रिटायरमेंट, डेथ और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ईच एंड एवरी केसेस में रिक्वायर्ड रहती है। तो स्टेप टू स्टेप हम अपने चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के केसेस के अंदर इसको स्टेप टू स्टेप कवर करेंगे, जिसमें पहला एडजस्टमेंट है डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। डियर, अगर एज्यूम करें कि दो पार्टनर हैं ए एंड बी जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 2:1 और उन्होंने डिसाइड किया एग्रीमेंट में चेंज करने का और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी 1:1। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें कि ए का ओल्ड शेयर के अकॉर्डिंग पहले शेयर था 2:3 और न्यू के अकॉर्डिंग है 1/2। ओल्ड के अकॉर्डिंग है 2/3 और न्यू के अकॉर्डिंग है 1/2। और जबकि बी का देखें तो ओल्ड के अकॉर्डिंग है 1/3 और न्यू के अकॉर्डिंग शेयर बनता है 1/2। अगर सिर्फ ऑब्जर्वेशन से देखा जाए तो भी यहां क्लियर हो रहा है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने के कारण एक को पहले से ज्यादा हिस्सा टोटल प्रॉफिट में से और एक को पहले से कम हिस्सा मिल रहा है। दैट मीन ए का अगर चेक करें तो पहले 3 में से 2 था, दैट मीन टोटल शेयर में से के 3 हिस्सों में से 2 हिस्से किसको मिलते थे, ए को मिलते थे। और जबकि न्यू के अकॉर्डिंग उसको क्या मिलता है, टोटल शेयर का आधा हिस्सा मिलता है। तो पहले से उसको हिस्सा क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है। दैट मीन उसको अपना हिस्सा पहले से कम रिसीव होगा। दिस कंडीशन कॉल्ड बी सैक्रिफाइस कंडीशन। दैट मीन उसको अपना हिस्सा छोड़ना पड़ रहा है, त्याग करना पड़ रहा है, जिसको यहां बोलते हैं सैक्रिफाइस करना। लेकिन अगर बी का चेक करें तो
तो ओल्ड के अकॉर्डिंग उसको रिसीव हो रहे थे 1/3। ओल्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको रिसीव होता था 1/3, लेकिन न्यू कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको रिसीव हो रहा है 1/2। मतलब 3 में से 1 हिस्सा मिलता था, अब टोटल में से आधा हिस्सा मिल रहा है। तो इसका मतलब उसको पहले से एक्सेस शेयर मिल रहा है नए के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब ज्यादा मिलना, दैट मीन उसने एक्स्ट्रा बेनिफिट रिसीव किया, जिसको वहां बोलते हैं गेन करना, गेनिंग। मतलब बी क्या कर रहा है, पिछले एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग अब वो क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा बेनिफिट कमा रहा है, तो गेनिंग बोलते हैं उसको, बोलते हैं गेनिंग। तो डियर, इस कंडीशन में आपको फाइंड आउट करनी पड़ सकती है सेक्रीफाइस रेशो और गेनिंग रेशो भी। दैट मीन इंडिविजुअल तौर पर किसने कितना गेन किया और किसने कितना सेक्रीफाइस किया। इसके लिए एक फॉर्मूला यूज किया जाता है। अगर हमें सेक्रीफाइस रेशो यूज करनी है, फाइंड आउट करनी है, तो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अगर गेनिंग रेशो निकालनी है तो न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। लेकिन आप किसी भी एक फॉर्मूले का यूज करके इंडिविजुअल पार्टनर के द्वारा किया गया गेन या सेक्रीफाइस फाइंड आउट कर सकते हो। मैं यहां सेक्रीफाइस रेशियो वाला फॉर्मूला यूज करता हूं, ओल्ड माइनस न्यू, दैट मीन ओल्ड माइनस न्यू। तो अब देखिए किसने कितना गेन किया। सबसे पहले डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए एलसीएम लेंगे, 6 4 माइनस 3, दैट मीन डिनोमिनेटर इक्वल होने के बाद 4/6 और 3/6। अब आपको न्यूमिनेटर के बेसिस पर देखना है कि किसने कितना गेन किया, किसने कैसे किया। पहले वो 4 ले रहा था, अब वो 3 ले रहा है, दैट मीन उसने 1/6 क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है। सेम कंडीशन अगर अब चेक करें किसकी, बी की, तो वही 1/3 माइनस 1/2, 6, 3 माइनस 2, सॉरी 2 माइनस 3। अब इसने क्या किया, पहले 2/6 ले रहा था, अब 3/6 ले रहा है, दैट मीन 1/6 क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ओके डियर, हम इसको इस तरह से भी रिमेंबर रख सकते हैं। अगर आप सेक्रीफाइस वाला फॉर्मूला यूज करोगे, जैसा कि यहां यूज किया है हमने, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, तो उस कंडीशन के अंदर आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका आंसर प्लस में आ गया तो सेक्रीफाइस, अगर माइनस में आया तो गेन होगा। लेकिन अगर आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, गेन माइनस यानी रेशो, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, तब भी उस कंडीशन के अंदर ये चीज़ रिवर्स एप्लीकेबल हो जाएगी। दैट मीन अगर आपका आंसर माइनस में आया तो सेक्रीफाइस और प्लस में आया तो गेन हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड रहती है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टाइम, अकाउंटिंग फॉर गुडविल। उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जानने से पहले उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है और क्या होती है, फर्स्टली उसको जानते हैं। गुडविल आपको मालूम है कि रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड गुडविल। उसको हम क्या बोलेंगे, गुडविल बोलेंगे। दैट मीन गुड नेम, गुड फेम, जो उसको अपने अच्छे वर्क, अच्छी क्वालिटी गुड्स के कारण क्रिएट होता है। एक इंटेंजिबल एसेट्स है, वैल्यूएबल एसेट्स है, जिसकी एक वैल्यू लगाई जा सकती है, लेकिन वैल्यू इज लाइबल टू बी कांस्टेंट फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन इसलिए क्योंकि ये क्रिएट होती है कि जो नॉर्मल प्रॉफिट से एक्स्ट्रा प्रॉफिट बिजनेस कमाता है, दैट मीन सुपर प्रॉफिट, जो बेनिफिट अराइज होते हैं उसके कारण से ये क्रिएट होती है, जो इसको गुडविल के कारण मिले हैं। अगर वो डिक्लाइन है तो दैट मीन इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो इसलिए इसको फ्लक्चुएटर माना गया है। नेक्स्ट होना था क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। गुडविल को दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है डियर, दो कैटेगरी में, परचेज गुडविल एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल विच एक्वायर्ड टू मेकिंग ए पेमेंट, मतलब जिसको आपने पेमेंट दे के एक्वायर किया है। जैसे आप कोई किसी नेम फेम का बिजनेस है, आप उसको विद नेम क्या कर लेते हो, परचेज कर लेते हो, तो उसके दैट मीन आपने उसकी
एसेट्स और लाइबिलिटी से जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया है, तो दैट इज कॉल्ड परचेज गुडविल। उसको हम क्या बोलेंगे? परचेज गुडविल बोलेंगे। जो बिजनेस की परचेजिंग के टाइम अराइज होता है और इसको बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाया जाता है और धीरे धीरे अमोर्टाइजेशन, दैट मीन अपनी इकोनॉमिक लाइफ में अमोर्टाइज किया जाता है, राइट ऑफ किया जाता है। दूसरे टाइप की गुडविल आती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इसको बुक्स में प्रेजेंट नहीं किया जाता। ये बिजनेस जैसे जैसे लॉन्ग रन बिजनेस चलेगा तो उसके कारण से ये क्रिएट होती है। दिस टाइप ऑफ गुडविल कॉल्ड सेल्फ जनरेट गुडविल। गुडविल कैलकुलेट करने के 3 मेथड आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। एवरेज प्रॉफिट मेथड, दैट मीन प्रॉफिट के एवरेज बेसिस पर फाइंड आउट किया जाता है। सेकंड है सुपर प्रॉफिट मेथड, जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट से एक्स्ट्रा प्रॉफिट बिजनेस जो अर्न कर रहा है उसके बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है, सुपर प्रॉफिट मेथड है। और कैपिटलाइजेशन मेथड, दैट मीन कैपिटलाइज्ड बेसिस पर, कैपिटल बेसिस पर, कैपिटल एम्प्लॉयड बेसिस पर जो गुडविल कैलकुलेट की जाती है, दैट इज कॉल्ड कैपिटलाइजेशन मेथड। डियर, एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकालने के लिए फॉर्मूला होगा एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट, जितने सालों का एवरेज प्रॉफिट यूज करना है उन सालों के प्रॉफिट का टोटल। यहाँ एक बात ध्यान रखना, अगर किसी ईयर के अंदर लॉस हुआ है तो वो माइनस कर दोगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। जितने सालों का आपने प्रॉफिट एवरेज के लिए यूज किया है उतने नंबर ऑफ ईयर से क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है, राइट। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको स्टेटमेंट में गिवन होंगे। फॉर एग्जांपल डियर, अगर आपसे कहा गया फाइंड गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 year परचेज एंड लास्ट 3 year एवरेज प्रॉफिट बेसिस। लास्ट 3 year प्रॉफिट्स वर 50,000, 70,000 एंड 30,000। अब ऐसी कंडीशन में गुडविल कैलकुलेट करने के लिए 2 स्टेप। फर्स्टली आपको क्या चाहिए? एवरेज प्रॉफिट, जो क्या बताया? सम ऑफ प्रॉफिट, दैट मीन 50,000 प्लस 70,000 प्लस 30,000 डिवाइड बाय 3, दैट मीन 150 बाय 3 इज इक्वल टू 50,000। लेकिन हमें चाहिए क्या? गुडविल। तो देन गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, जो यहां फाइंड आउट हुए कितने? 50,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज थे 2 से मल्टीप्लाई करो, देन गुडविल इज 1 लाख। फर्म की गुडविल क्या हो गई? 1 लाख। डियर, जब आप एवरेज प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट यूज करोगे तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर उस प्रॉफिट में कोई एबनॉर्मल लॉस डिडक्ट किया हुआ है, एबनॉर्मल लॉस लाइक एज लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, तो उसको वापस उसको ऐड कर दोगे। इसी तरह से एबनॉर्मल इनकम है, दैट मीन लॉटरी इनकम, अगर वो जुड़ी हुई है तो लेस कर दोगे। ऐसे ही इनकम, या जिसको हम बोल सकते हैं इंटरेस्ट फ्रॉम नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, मतलब बिजनेस की रेगुलर इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं है, मतलब ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं है, और उससे होने वाली इनकम, दैट मीन इंटरेस्ट रिसीव, अगर वो भी प्रॉफिट में ऐड है तो लेस कर दोगे। इसी तरह से अगर कोई रेम्यूनरेशन या सैलरी पार्टनर्स की आपको ऐसी गिवन है जो रेगुलर है, डिडक्ट कर दोगे, दैट मीन लेस कर दोगे। और कोई ऐसा रेगुलर एक्सपेंस जो एडजस्ट नहीं किया हुआ था, रह गया था, तो प्रॉफिट लेते वक्त एवरेज प्रॉफिट के लिए उसको भी क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। तो आफ्टर देन जो प्रॉफिट आएंगे उसको आप यूज करोगे एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए। देखिए डियर, एक क्वेश्चन है आपके पास, जैसे कहा कि कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 year परचेजेस एंड द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 year। लास्ट 5 years के प्रॉफिट्स आपको गिवन है। एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि ऑन
1st Jan 2016 a fire broke out and which the resulted into a loss of goods 3 lakh. A claim of rupees 70,000 received from the इंश्योरेंस कंपनी. अब टोटल लॉस हुआ था 3 लाख का, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी से हो गया, मिल गए 70,000. अब ये कौन सा लॉस है? लॉस बाय गुड्स, दैट मीन लॉस बाय फायर है. अब लॉस बाय फायर का गुड लॉस किस तरह का लॉस है? एबनॉर्मल लॉस है. अब ऐसी कंडीशन में नेट लॉस कितना हुआ आपको? क्योंकि 70,000 तो आपको इंश्योरेंस से मिल गए, तो नेट लॉस हुआ आपको 230. और जिसको हमने एडजस्ट कहाँ किया होगा? क्योंकि ये लॉस हुआ 1 जन 2016 को, तो इसने कौन से ईयर के प्रॉफिट पर इफेक्ट डाला होगा? 15-16, क्योंकि 31 मार्च 2016 के प्रॉफिट पर. उस साल माइनस के 60,000. डियर, बुक में ब्रैकेट में भी दिया हो सकता है, तो वो माइनस का आप ट्रीट करना. दैट मीन लॉस है उस साल. दैट मीन लॉस आपका, ये लॉस एडजस्ट करने के बाद नेट लॉस इतना आया था. आपने एक एबनॉर्मल लॉस लेस किया हुआ था, तो उसको वापस इसमें क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे. क्योंकि पीछे मैंने आपको सिखाया कि एबनॉर्मल लॉस क्या कर देने हैं? वापस उस प्रॉफिट में ऐड कर देने हैं. तो यहाँ कितने ऐड होंगे? 2,30,000. क्लियर? दैट मीन इस साल का प्रॉफिट आपका कितना यूज करोगे? 1,70,000 प्लस माइनस ऐड करते हुए. राइट. एक सेकेंड एडजस्टमेंट कहता है ड्यूरिंग द ईयर ended 31st March 2018, the firm received an unaccepted tax refunded of rupees 80,000. एक 31st March 2018 के एंड में टैक्स रिफंड हो गया. ये किस तरह की होगी? एबनॉर्मल इनकम. अब ऐसे में अबनॉर्मल गेन हमने पीछे सीखा कि क्या करना है? लेस. कितने वैल्यू का है? 80,000 का. तो अब ऐसी कंडीशन के अंदर इसको जब आप लेस करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी? 1,70,000. लेकिन आपको यहाँ फाइंड आउट करनी है गुडविल डियर, और गुडविल फाइंड आउट करने के लिए गुडविल का फॉर्मूला क्या था? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज. तो उसके लिए आपको चाहिए सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट. तो एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए आपको रिक्वायर्ड है क्या? टोटल प्रॉफिट की. तो टोटल प्रॉफिट यहाँ कैसे निकलेगा? 4 लाख प्लस 5 लाख प्लस 170 प्लस 150 प्लस 170, दैट मीन 13,90,000. डन डियर. अब आपको निकालना एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट सम ऑफ प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर, जो टोटल कितने हैं? 5. तो एवरेज आ गई 2,78,000. तो ऐसे में गुडविल की वैल्यू आ गई 2,78,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज था 3, दैट मीन 8,34,000. ओके डियर. डियर, इस क्वेश्चन में कहा कि ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2. दे एग्री टू टेक सी इनटू द पार्टनरशिप फॉर 1/3 शेयर. सी को 1/3 शेयर के लिए पार्टनरशिप में शामिल किया. फॉर दिस पर्पज गुडविल इज द वैल्यूड एट 2 year परचेजेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years. लास्ट 4 years के प्रॉफिट के बेसिस पर एवरेज निकालनी है. कहता है लास्ट 4 years के प्रॉफिट्स गिवन है, जिसमें एक साल आपको लॉस दिखा रहा है. कहता ऑन 1 April 2016 मोटर बाइक कॉस्टिंग 50,000 वाज परचेज. 1 अप्रैल 2016 को एक मोटर बाइक खरीदी थी. एंड द डेप्टेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस, लेकिन उसको ट्रीट कर दिया ट्रेवलिंग एक्सपेंस, मतलब था कैपिटल एक्सपेंडिचर और ट्रीट कर दिया रिवेन्यू एक्सपेंडिचर. अब इसका इफेक्ट कौन से प्रॉफिट पर पड़ा होगा? 1 अप्रैल 2016 को की थी, तो दैट मीन ये कौन से प्रॉफिट पर इफेक्ट डालेगी? 31 मार्च 2017 के प्रॉफिट पर, जो उस साल क्या दिखा रहा है? लॉस दिखा रहा है. जबकि ये उस साल एज ए एक्सपेंस दिखाया हुआ ये 50,000, जबकि इसको एज ए एक्सपेंस नहीं दिखाना था, ये एज ए क्या दिखाना था? एसेट्स दिखाना था. तो इसलिए ये 50,000 उस साल के प्रॉफिट में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे. राइट. और इस तरह की एसेट्स पर कह रहा है कि डेप्रिसिएशन इज चार्ज 20% पर एनम, और मोटर बाइक पर 20% डेप्रिसिएशन. जब आपने उसको एसेट ट्रीट नहीं किया तो उस साल डेप्रिसिएशन भी नहीं लगाया होगा. तो अब आपको क्या करना होगा? उसका
डेप्रिसिएशन निकालकर वो उस साल में से डिडक्ट करना होगा। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं। देखिए डियर, अब 2017 में 70,000 लॉस था, 50,000 जो कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट एज रिवेन्यू किया था वो इसमें वापस ऐड कर देंगे। लेकिन उस एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होता था क्योंकि वो एसेट ईयर की स्टार्टिंग में खरीदी थी। 20% की रेट से पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा जिसकी वैल्यू आती है 10,000। वो इसमें से क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करने के बाद आपके पास उस साल का नेट लॉस या प्रॉफिट फाइंड आउट हो जाएगा। जो यहाँ क्या फाइंड आउट हो रहा है, नेट लॉस। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ नेट लॉस एडजस्ट करेंगे तो फाइंड आउट करेंगे फर्स्टली टोटल प्रॉफिट जिसकी वैल्यू आई 3,20,000। आफ्टर देन यू फाइंड एवरेज प्रॉफिट जो इक्वल है सम ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। देन फाइंड एवरेज प्रॉफिट 80,000। आफ्टर देन you find goodwill is equal to average profit into number of year purchase। जो आपको एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट हुए 80,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है आपके पास कितने, ये 2, दैट मीन 1,60,000, सॉरी 1,60,000। ओके डियर, इस तरह से आप क्या करोगे, एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर गुडविल कैलकुलेट करो। यार इसी में एवरेज प्रॉफिट में एक मेथड यूज किया जाता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसमें गुडविल इक्वल होती है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। दैट मीन कि फर्स्टली जहां एवरेज प्रॉफिट लेते थे वहां यूज होगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट और नंबर ऑफ ईयर परचेज सेम एज इट इज। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल होता है टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट इन डिवाइड बाय टोटल ऑफ वेट। अब फर्स्टली तो ये बात समझने वाली है कि वेटेड क्या होता है डियर, बिजनेस के फेवर में कंडीशन धीरे धीरे आती है। तो ऐसी कंडीशन में बिजनेस जब स्टार्ट हुआ या परचेज किया उसके बाद जब फेवर में उसकी कंडीशन प्लस आती है तो ही गुडविल इंक्रीज होती है। तो ऐसे में जिस साल वो गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं उस साल एक रिवर्स में वेट देते हुए, मतलब उसको ज्यादा वेटेज देते हुए गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं। आपको स्टेटमेंट में ये गिवन होंगे, सीनियर क्लासेस में जाएं तो ये वेट भी जब फर्म के प्रॉफिट कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे होते हैं तो ये वेट आपको खुद सेल्फ देने पड़ते हैं। अब जैसे 2015 एंड में अगर आप प्रॉफिट फाइंड आउट कर रहे हो या 1 अप्रैल 2015 में आप गुडविल कैलकुलेट कर रहे हो तो उस कंडीशन में सबसे ज़्यादा वेट 31 मार्च 2015 को 5, 14 को 4, 13 को 3, 12 को 2 और 11 को 1। अब लेकिन आपको क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले फाइंड आउट करना है टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट। इसके लिए आपको क्या करना है, प्रॉफिट को उसके वेट से मल्टीप्लाई कर देना है। दैट मीन 43,000, 1 लाख, 1,56,000 एंड 2,60,000 एंड 4,25,000। लेकिन हमें चाहिए टोटल ऑफ प्रोडक्ट, दैट मीन प्रोडक्ट का टोटल कर दीजिए जिसकी वैल्यू आती है 9,84,000। राइट डियर। एक दूसरा चाहिए हमें टोटल वेट यहाँ 1 + 2 + 3 + 4 15, लेकिन हमें निकालना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वो इक्वल क्या हो गया, 9,84,000 बाय 15 इज इक्वल टू 65,600। लेकिन हमें चाहिए क्या, गुडविल की वैल्यू। तो गुडविल की वैल्यू किसकी इक्वल है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, जो इसकी वैल्यू यहाँ फाइंड आउट की 65,600, नंबर ऑफ ईयर परचेज। मान लीजिए अगर यहाँ ईयर परचेज दे रखे हैं 2
तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो गुडविल इज इक्वल टू 1,31,200।